तो हम लोग बात करेंगे आज इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो यहाँ पर है वो है बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी से रिलेटेड। बॉटनी का पहला पेपर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और पहले पेपर में आपका जो सिलेबस है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग अदर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पेपर जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है वो है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टमेटिक्स, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो पहले पेपर में हम लोग को एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है, इसके सिस्टमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर जो प्लांट्स रखे गए हैं उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। क्लियर? चलिए, तो डेफिनेटली 4 यूनिट हमको पढ़नी रहती है और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके सिलेबस में 3 यूनिट दी होगी या 2 यूनिट दी होगी। ऐसा मैंने सिलेबस देखा है। सिलेबस कुछ यूनिवर्सिटीज का मैंने देखा है, वहां पर 2 यूनिट दिया है या 3 यूनिट दिया है, लेकिन उसमें सिलेबस आपका पूरा दिया है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं 4 यूनिट जो कवर अप करूंगा, चारों यूनिट्स में जितना भी मैं पोर्शन आपको बता रहा हूँ आप सभी लोग अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए। यदि मिलता है तो आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं भी मिलता है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो फर्स्ट पेपर में ना मिल करके जो भी आपके में मैच कर रहा है वो सेकेंड पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करते रहेंगे और जो भी बच्चा जैसे कि जिसका सिलेबस थोड़ा सा चेंज है वो क्या करे, आगे पीछे थोड़ा सा कर दे। जैसे कि पहले पेपर में अगर उसको दूसरे सेकंड पेपर का मिल रहा है तो वो सेकंड पेपर में अपना नोट्स बनाए। ठीक है? और दूसरे पेपर में पहले पेपर का मिल रहा है तो दूसरा पेपर जब स्टार्ट करेंगे तो पहले पेपर में वो अपना नोट्स बनाए। जैसे क्या होगा, उसको एग्जाम में आगे दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल यहां पर हम लोग जो देखने वाले हैं वो सिलेबस देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में हम लोग को सिस्टमेटिक्स पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना है वो किसका किसका पढ़ना है, लीनियस का पढ़ना है। सबसे पहले लीनियस ने दिया था, उसके बाद में बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, फिर एंगलर प्रेंटल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। बेंथर हुकर का काफी इंपॉर्टेंट है और एंगलर प्रेंटल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हचिंसन का आया, उसके बाद में क्रॉनकिस्ट का आया। ठीक है? तो इन लोगों ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है अपने मतों के आधार पर, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले। आई थिंक मैंने यूट्यूब पर बेंथम एंड हुकर तक क्लासिफिकेशन सिस्टम अपलोड कर दिया है। अब उसके पीछे वीडियोस नहीं आ रही हैं, अब जो वीडियो आएंगी वो यही जूम मीटिंग ऐप की मैं वीडियो अपलोड करूंगा वहां पर। क्लियर? तो पहली यूनिट में यहीं से कवर अप कराऊंगा और दूसरी तीसरी चौथी यूनिट जो भी आपकी रहेगी, जो बच्चा लाइव क्लास कर रहा है वो करता रहे। ठीक है? मेंबरशिप में उसको देखने को मिलेगी, जो भी पर डे वीडियो अपलोड होंगी, पर डे वीडियो जो भी शूट की जाएगी वो मेंबरशिप में अपलोड की जाएगी। उसके बाद में हम लोग को देखना हार्बेरियम टेक्निक, देन उसके बाद में बॉटेनिकल गार्डन। हमारे इंडिया में कितने बॉटेनिकल गार्डन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी आते हैं। ठीक है? तो इसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग डिटेल में। चलिए, यूनिट सेकेंड हम लोग बात करें तो यूनिट सेकेंड हमारी रहेगी टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज, यानी कि यहां पर कुछ फॉलोइंग फैमिलीज के बारे में हम लोगों को देखना है। तो डाइकॉट के बारे में देखना है और मोनोकॉट के बारे में देखना है और इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट को भी यहां पर हम लोग समझेंगे। ठीक है? तो डाइकॉट में आपकी कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लांट्स को रखा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहली आपकी है मालवेसी। मालवेसी के बारे में आपको यहां पर डिटेल में समझना है, इसका क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें किस तरीके का फ्लावर होगा, है ना, कैसे कैसे यहाँ पर प्लांट्स के अंदर बीज होगा, ये सारा का सारा डिस्कस यहाँ पर करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपकी आती है ब्रेसिकेसी, फिर कुकरबिटेसी, फिर आपका आता है लेग्यूमिनेसी, रूटेसी, एपीएसी, सोलेनेसी, लेमिनेसी, है ना, एस्ट्रेसी, और उसके बाद में आपका आता है U4BAC। ये आपकी कुछ फैमिलीज यहां पर रखी गई हैं, 10 फैमिली को इंक्लूड किया गया है और ये 10 फैमिलीज को आप देख लीजिए आपके सिलेबस में यदि मैच कर रहा है तो टिक करो फटाफट अपने सिलेबस में जो भी आपका लिखा हुआ है, क्या ये सिलेबस में आपका मिल रहा है तो आप यहाँ पर क्लास ज्वाइन करके उसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी 2 फैमिली यहाँ पर इंक्लूड की गई है, एक है पोएसी और दूसरा है लिलिएसी। ठीक है? 2 फैमिलीज। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं डाइकॉट्स में और भी फैमिलीज हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वही मैंने यहां पर रखी हैं, जो सबसे ज्यादा पूछी गई हैं आपके एग्जाम में, उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देन मोनोकॉट्स के बाद में आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे इनके बारे में। थर्ड यूनिट जो हमारा रहता है, थर्ड यूनिट हमारा है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ वेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट। ठीक है? तो ये जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वेजिटेटिव है, दैट मींस यहां पर प्लांट जो होगा
उस प्लांट के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है। देन उसका फ्लोरल पार्ट कैसा है ना, फ्लावर का जो पार्ट है वो कैसा है, किस तरीके से उसका अरेंजमेंट है, वो आप लोग सेकंड यूनिट में ही अधिकतर जान जाएंगे। तो थर्ड यूनिट में सिर्फ थ्योरी आपको पढ़ने को रहेगी, ठीक है। लाइक फ्लोरल पार्ट का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ है ना, प्लांट्स में एपिक्स रीजन पर होता है अधिकतर। तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन जो देखना है वेजिटेटिव लेवल पर, वो देखना है इसके स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो स्टेम जो होता है वो फाइलोड्स में चेंज हो सकता है, क्लेडोड में चेंज हो सकता है, फाइलोक्लेड्स में चेंज हो सकता है। तो ये तीन यहाँ पर पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और इन तीनों पर शॉर्ट नोट आपका आता है, ठीक है ना, शॉर्ट नोट आपका एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसी यूनिट में हम लोग एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कैम्बियम क्या होता है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, शॉर्ट नोट आता है। चलिए इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट यूनिट जो लास्ट यूनिट है वो हमारी है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है और जो डेवलपमेंट है, यानी कि क्या इसकी संरचना है और कैसा इसका विकास है, किसका, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का। गैमेटोफाइट बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दैट मींस गैमेटोफाइट एक संरचना है जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट यहां पर रहेगा इस टॉपिक में, इस यूनिट में, वो रहेगा गैमेटोफाइट। दैट मींस गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और गैमेटोजेनेसिस कहने का मतलब ही हो गया यहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो दो जगह हो सकता है, मेल में हो सकता है और फीमेल में हो सकता है, ठीक है। तो मेल में कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, फीमेल में कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, ये जब हम लोग ये यूनिट स्टार्ट करेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो यहां पर रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोनिक शेक। एम्ब्रियोनिक जो शेक है उसका टाइप क्या है, उसके बारे में हम लोग यहां पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिर आप देखिए यहां पर आपका एक नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है प्लांट्स में वो देखेंगे। फिर एंडोस्पर्म देखेंगे, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, एपोमिक्सिस देखेंगे, और पॉली एम्ब्रियोनी देखेंगे जिन पे शॉर्ट नोट आपके आते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट आपको लिखने को आता है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये पूरा पेपर यानी कि बॉटनी का फर्स्ट पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। और बॉटनी के फर्स्ट पेपर में जो आपको पढ़ने को आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पेपर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को कुछ जनरल नॉलेज की बातें देनी है या कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बात करनी है। तो मैं यहां पर सभी को अनम्यूट कर रहा हूं और प्लीज वही बोले जिसे बोलना है या जिसे पूछा जाए। अनम्यूट इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं जो भी यहां पर बताऊंगा उसमें आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन भी करूंगा। क्लियर? चलिए अब हमारा जो यहां पर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर का पहला पेपर। लेकिन उसको भी स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताना है और आपको यह बताना है कि इस पेपर में यानी कि जो हमारी पहली यूनिट जो स्टार्ट होगी, ठीक है ना, जो पहली यूनिट हमारी स्टार्ट होगी, इस पहली यूनिट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। पहली जो यहां पर मेजर पॉइंट है वो ये है कि यहां पर हम लोग बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। और यहां पर आपको पढ़ना है आईसीबीएन, ठीक है, आईसीबीएन के बारे में यहां पर पढ़ना है। क्लियर? लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले, आईसीबीएन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, जैसे कि हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बेटा, इसको हम लोग द लिविंग वर्ड में रख सकते हैं। दैट मींस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ही हो गया यहां पर कि जो लिविंग है, जो जीवित है, उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, राइट। तो जो लिविंग है तो उसको हम लोग रख सकते हैं द लिविंग वर्ड में, ठीक है। ये आपका एक 11th में चैप्टर भी है, सभी लोगों को याद आ रहा होगा, लिविंग वर्ड। तो जो लिविंग वर्ड है, जो जीवित हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपना अपना विवेक का यूज करें, अपना अपना मत का यूज करें और मुझे ये बताएं
कि जो लिविंग वर्ड है वो इस पूरे पृथ्वी पर कितने हैं। या चलो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो लिविंग वर्ड है इसमें हम लोग को देखना क्या है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। पहला तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। दूसरा आपका एक पॉइंट हो जाएगा हु इज लिविंग, लिविंग कौन कौन है ना, यही तो बनेगा ना। वो अलग बात है मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, लेकिन आप लोग तो यहां पर हैं तेज तर्रार। तो गीता सिंह आपका म्यूट ऑन है, तो मैं आपसे ही ये क्वेश्चन करता हूं हु इज लिविंग, लिविंग कौन कौन है। फटाफट शॉर्ट में आंसर दीजिए, जो भी जिसको पता है फटाफट हाथ खड़ा कीजिए और बोलिए। प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल जो है वो क्या है, लिविंग है। लिविंग है, गुड। तो यहां पर एक बिटिया ने बताया है कि जो जो लिविंग है वो कौन कौन है, वो है आपका प्लांट एंड एनिमल। ये हकीकत है। इसके अलावा जो बच्चे अपना मत देते हैं, जैसे कि कहते हैं कि सर एनिमल में आप ह्यूमंस बीइंग आता है ना, काऊ है, बर्ड्स हैं, स्नैक है, ये सारा का सारा लिविंग है। तो मैं आपको बता दूं ये सारा के सारे डेफिनेटली एनिमल है, तो एनिमल के श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको एनिमल दिखाई देते हैं वो सभी के सभी लिविंग है। वो अलग बात है कि जिसका डेथ हो चुका होता है या जिसके अंदर उपापचयिक क्रियाएं बंद हो चुकी होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बंद हो चुकी होती हैं, उनके अंदर लिविंग एक्टिविटीज नहीं होती, तो वो लिविंग नहीं होता है, दैट मीन्स वो डेथ कर चुका होता है। और प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट भी लिविंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है प्लांट्स हमको देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि आपने इसको कभी चलते हुए तो देखा नहीं है। भाई आपके घर के पास में जो प्लांट लगा हुआ है वो कभी आपकी सहेली के घर तो गया नहीं कि चलो हम जा रहे हैं वहां पर चाय पी के आ जाएंगे, आज आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, है ना। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उनके अंदर मूवमेंट होता है। देखिए लोकोमोशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, मूवमेंट होता है। अभी इन सारे टॉपिक्स में मैं डिस्कस करूंगा आगे, आपको समझ में आएगा। तो हु इज लिविंग, तो हम कह सकते हैं सर प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। और इन प्लांट और एनिमल को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बेटा, बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्लियर। अब बात आती है व्हाट इज लिविंग। जी सर जब ऐसा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी तो नाम होना चाहिए ना, ये तो सुटेबल डिफिनेशन नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा तो इन्हीं के अंदर गया है ना भाई। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में आपके प्रोटोजोन से लेकर के फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के आपका कॉर्डेटा तक रखा गया जो है। भी अपने में रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी रखता है, उत्सर्जन करता है, श्वसन करेगा, अपना न्यूट्रिशन करेगा, उसी को तो लिविंग थिंग कहते हैं। तो फिर हम वायरस को क्या कहेंगे, इसमें तो सब आ जाएंगे। तो फिर हम वायरस को क्या कहेंगे। वायरस इस समय तो कोविड-19 की हम बात कर लेते हैं, कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस तो लिविंग थिंग है ना। कैसे लिविंग, व्हाट, वाओ, कैसे लिविंग थिंग्स है ये, आप बताएंगे। वायरस आर लिविंग या नॉन लिविंग, कौन बताएगा। सर मैं बताऊं? तो एक सेकेंड, हाँ बोलिए कौन। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि जब ये होस्ट के कांटेक्ट में आता है तो ये लिविंग की तरह वर्क करता है, और होस्ट के बाहर एटीएम में नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह होता है। एटमॉस्फेयर में नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह वर्क करता है। चलिए और कौन बताएगा। हाँ। प्रगति जी आप बताइए, वायरस को आपने कैसे कह दिया कि ये लिविंग है। सर ये दोनों होता है ना, अभी जैसे दोनों के कैरेक्टर किसी ने शो बताया। करता है। दोनों के कैरेक्टर शो करता है, दोनों के कैरेक्टर शो करता है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लिविंग जब तब है जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और ये नॉन लिविंग तब है जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, ठीक है ना। अंदर है तो लिविंग है, बाहर है तो हाँ नॉन लिविंग है। तो वायरस को हम लोग क्या कह सकते हैं, ना ही तो लिविंग कह सकते हैं ना ही नॉन लिविंग कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का यूनिट है। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन तब होता है जब ये लिविंग के अंदर होता है, और बाहर जब होता है तो लिविंग ये इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता है, क्लियर। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा कि और ये जो आपने कहा है बिल्कुल सही कहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बेटा प्लांट्स और एनिमल के अंदर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। लाइक यूग्लिना, यार यूग्लिना क्या है, आपका यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन आप यहां पर अगर देखें तो उसको प्लांट्स में रखा गया और एनिमल में भी रखा गया। प्लांट्स में क्यों रखा गया, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है। भाई वायरस की अपन लोग ने बात कर ली, वायरस हाँ वो भी दोनों कैरेक्टर शो करता है, यूग्लिना, ठीक है ना। आपने प्रोटोजोन्स में पढ़ा होगा, इसके अंदर प्लांट का भी कैरेक्टर पाया जाता है और एनिमल का भी कैरेक्टर पाया जाता है। एनिमल का कैरेक्टर दैट मींस लोकोमोशन, सिर्फ लोकोमोशन
और यहाँ पर रिप्रोडक्शन, ठीक है। और प्लांट का करेक्टर क्यों? क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाता है, अपना फूड क्या करता है? अच्छा, खुद बनाता है, करता है वो। फोटोसिंथेसिस के कारण। अच्छा, तो यूग्लिना को हम क्या कह सकते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट और एनिमल। दैट मीन्स ये प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस कनेक्टिंग लिंक है किसके? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। तो ये फैक्ट है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया लिविंग कौन है। ना कि वायरस ऑब्जेक्टिव में आया हो कि वायरस क्या है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, तो बोथ का ऑप्शन आता होगा ना। हाँ बिल्कुल ऑप्शन आता है बोथ का। मैंने कहा प्लांट और एनिमल ही क्यों कहा मैंने? देखिए प्लांट के अंतर्गत अगर हम लोग उसकी बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया तो डेफिनेटली एक अलग फाइलम में रखा गया है जिसका नाम है मोनेरा, है ना। मोनेरा में रखा गया है, लेकिन ये कुछ कैरेक्टर प्लांट की तरीके से शो करता है। जैसे कि बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। ये तो मिल रहा है किसकी तरह? प्लांट की तरह। और ये जो बैक्टीरिया है ये कई टाइप के हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, याद आ रहा है। तो ये जो यहां पर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो रहे हैं या ये जो यहां पर आपको संरचना दिख रही है, लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स के कारण इनको प्लांट किंगडम से अलग कर दिया गया, जिसको रख दिया गया मोनेरा फाइलम में। और मोनेरा को भी कई हम ये कह सकते हैं सब फाइलम में आगे डिवाइड किया गया है। तो ये तो फैक्ट है, इनके ऊपर हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन एक मेजर पॉइंट जब आपके सामने निकल के आता है, आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इस पूरे अर्थ पर लिविंग और नॉन लिविंग कौन है, तो आप कहेंगे सर लिविंग जो है वो एनिमल प्लांट्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। और नॉन लिविंग वो है जैसे कि प्लांट का ही कोई पार्ट आपके सामने बेंच पड़ी होगी, वो नॉन लिविंग है। अगर हम माउंटेन की बात करें तो नॉन लिविंग है। लेकिन आप कहेंगे सर माउंटेन में एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होती है, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। वहां पर सिर्फ ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, समझ रहे हैं। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ कहने का मतलब बाहर रूप से उसके ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत जमती हुई जा रही है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो लिविंग थिंग्स थे वो कौन कौन से थे? एनिमल और प्लांट। अब बात आती है, क्वेश्चन यहां पर मैंने और पुटअप किया था, व्हाट इज लिविंग। अब कौन बताएगा कि लिविंग क्या है? बताइए। जो रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीजन और क्या फूड क्या करते हैं? हाँ क्या सर, बात करनी? जो रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीजन चलिए और ठीक, और कौन respiration। बताएगा? साक्षी पटेल बताइए। सर जो सर फॉलोइंग टाइप का एक्टिविटी पाई जाती हो वही, जिसमें मैं बताऊं? लिविंग हाँ बोलिए। फॉलोइंग टाइप की एक्टिविटी पाई जाती हो। चलिए ठीक है, प्रगति जी आप बताइए। वैसे जो न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन करते हो, रेस्पिरेशन करते हो, उत्सर्जन करते हो और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखते हो, उन्हें लिविंग बिल्कुल। लिविंग बोला जा सकता है। और किसी को बताना है व्हाट इज लिविंग? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, बिल्कुल सही कहा है जो जितने भी बच्चों ने बताया, साक्षी पटेल और हमारी श्वेता पाल, प्रगत जी ने जो भी आंसर दिया है बिल्कुल राइट दिया है। आप इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। लाइक देखिए, अगर हम बात करते हैं कि लिविंग क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं लिविंग वो होते हैं, लिविंग वह होते हैं जिनमें फॉलोइंग टाइप्स की, जिनमें फॉलोइंग टाइप्स की एक्टिविटीज पाई जाती हैं, फॉलोइंग टाइप्स की एक्टिविटीज पाई जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज यहां पर पाई जा सकती हैं। तो सबसे पहली जो एक्टिविटीज यहां पर है वो है मेजर एक्टिविटीज, वो है ग्रोथ, ठीक है ना। इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ग्रोथ दूसरा जो मेजर पॉइंट है, देखिए ये हमारी क्लास जो यहां पर चल रही बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्लास है और ये क्लास रूम वाली क्लास है, यूट्यूब वाली क्लास नहीं है जिसमें फटाफट आपको बता दूं और वहां पर मैं ज्यादा बकवास नहीं करता। मैं शुरुआत करता हूं और एंड भी मैं खत्म भी मैं वहीं पे करता हूं जहां पर आपका टॉपिक ही फिनिश होने वाला होता है। उसके बाद में मैं कहता हूं कि ये करो वो करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहां पर जो क्लास चल रही है इसमें हर एक पॉइंट पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लॉकडाउन है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि हाँ आपका पेपर होगा या नहीं होगा, तो उस लेवल पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रोथ हमारा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा जो रहेगा वो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। जनन, ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं वृद्धि, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वृद्धि हो रही हो। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं जनन,
किसी ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनमें जनन होता हो, रिप्रोडक्शन होता हो। थर्ड पॉइंट यहां पर जो है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब यहां पर यह हो गया है कि यहां पर जो भी एक्टिविटी होगी, मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब उपापचय, उपापचय, उपापचय जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, उनके बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। उसके बाद में थर्ड नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा, क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए लिविंग थिंग के लिए। इनके अंदर कॉन्शियसनेस कहने का मतलब है सोचने समझने की प्रवृत्ति इनके अंदर होनी चाहिए, सेंस करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, वो अगर विचार नहीं कर पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। नेचर सेलेक्ट नहीं करने का अर्थ ये है कि किसी न किसी मोड़ पर उस बंदे का कुछ ना कुछ हो जाना है। जैसे कि आप बिना सोचे समझे, जो हमारे नए युवा लड़के होते हैं, वो बिना सोचे समझे उसका क्या अंजाम हो सकता है, वो इतनी तेज बाइक चलाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर दुर्भाग्यपूर्वक ऐसा कभी ना हो किसी के साथ में, ईश्वर ना करे ऐसा हो, यदि हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि यार उसने सोच विचार के, फिर हमें अफसोस होता है। अगर बच गए, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम फिर ये विचार करते हैं कि यार गलती हो गई, ऐसे नहीं चलाना चाहिए था। तो ये चीज अगर हम पहले सोच लेते तो वो दुर्घटना नहीं होती, समझ रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सोचने समझने की प्रवृत्ति नहीं है, तो नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करेगा कि वो आगे सर्वाइव करे। सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये जितनी भी मैं एक्टिविटीज यहाँ पे बता रहा हूं, ये तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अगला देखिए पॉइंट है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन करने की क्षमता हो, रेस्पिरेशन करने की क्षमता हो। रेस्पिरेशन कहने का मतलब होता है श्वसन, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, ऊपर कॉन्शियसनेस की इतना पता है, इसका मतलब होता है सोचना समझना। ठीक है, तो श्वसन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और श्वसन होना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो फिर वो लिविंग नहीं है। आप कहेंगे सर कैसी आप बात कर रहे हैं, प्लांट्स को तो कभी हमने रेस्पिरेशन करते नहीं देखा। अब भाई रेस्पिरेशन कहने का मतलब हमारे दिमाग में एक ही बात जाती है ना कि सांस का लेना, सांस का छोड़ना, दैट मींस बॉडी हिलेगी। ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखते हैं। भाई किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म डेथ है या लिविंग है, उसको हम लोग सबसे पहला पॉइंट यही रहता है, हमारा दिमाग में चलता है कि उसको ध्यान से देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं कि अगर ये सो रहा है तो फिर भी कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करेगा। और एक्टिविटी क्या करता है, सांसें लेता और छोड़ता है, यही तो हम कह सकते हैं। अगर वो सांस नहीं ले रहा है तब आप चिल्ला पड़ेंगे, हाँ ये क्या हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स, रेस्पिरेशन होना बहुत आवश्यक है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि एक्सक्रीशन होना चाहिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर इनमें मूवमेंट भी पाया जाना चाहिए। किसी ऑर्गेनिज्म में अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या है, लिविंग नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब स्थानबद्ध, एक जगह पर ही रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके अंदर मूवमेंट हो रहा है, बट क्या नहीं हो रहा है, लोकोमोशन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है उसके अंदर क्या होना चाहिए, लोकोमोशन भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर मैंने पोरीफेरा पढ़ा था, आप नहीं पढ़ाया था सर, और आप झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा है। पोरीफेरा में आपने बताया था कि जो साइकोन होता है वो सेसाइल होता है, एक जगह पर ही पाया जाता है। लेकिन आप तो उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ाए हैं, रेस्पिरेशन भी उसका पढ़ाए हैं, कैनाल सिस्टम भी पढ़ाए हैं, उसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है वो भी पढ़ाए हैं, उसका जनरल फीचर में आपने बताया था। देखिए बेटा, वो लोकोमोशन नहीं कर रहा है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है भाई, कॉन्शियसनेस है, क्यों नहीं है, अगर नहीं होती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके जो एनिमी है वो उसको खा जाते, और उसको जब खाने के लिए आते हैं तो साइकोन क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है ना, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हो रही है पोरीफेरा के अंदर, पोरीफेरा के मेंबर के अंदर, लोकोमोशन को छोड़ करके। लेकिन आप इसके गैमीट का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, गैमीट के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर फ्यूजन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी होता है। तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो एग और स्पर्म है ये मूवमेंट कर रहा होता है, पता होना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी चीजें तो होनी ही चाहिए, लाइक ग्रोथ होना चाहिए लिविंग होने के लिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए लिविंग होने के लिए, और मेटाबॉलिज्म, देन कॉन्शियसनेस। ये चार मेजर पॉइंट हैं, ये चार मेजर पॉइंट हैं जो आपके होने ही चाहिए। कहां, किसी ऑर्गेनिज्म के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाने के लिए। सबसे पहला ग्रोथ, ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म,
चौथा हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्सियसनेस। बाकी बाद में जो आपके पॉइंट्स आते हैं लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, लोकोमोशन, ये सारा का सारा फालतू का पॉइंट है, फालतू का नहीं, इंपॉर्टेंट है। फालतू का इसलिए है कि इन्हें देख करके आप बता सकते हैं कि ये लिविंग है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, उसके अंदर कोई एक्टिविटीज ऐसी नहीं पाई जा रही, रेस्पिरेशन में अगर उसका बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहा है, या वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, या वो उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो फिर दिक्कत वाली बात है। बेटा आप वीडियो ऑफ कीजिए कोमल जी। ठीक है, तो ये चीजें होनी ही चाहिए। चलो इतना चीज समझ में आया सभी को। चलो अब जो दूसरा पॉइंट हमारा थिंक रहेगा यहां पर, वो रहेगा कि जो एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे ग्रोथ की। तो कोई भी छात्र या छात्रा मुझे ग्रोथ का डिफिनेशन दे सकता है? ग्रोथ क्या होती है, कोई बता सकता है? मैं बताऊं सर? बोलिए। जब कोई भी लिविंग थिंग अपना मतलब मास इंक्रीज करता है, फिर से अपना जो भी बॉडी पार्ट्स होता है उसे इंक्रीज करता है, तो उसे ग्रोथ कहते हैं। वेरी ग्रोथ गुड, का इसे ही ग्रोथ कहते हैं। और कोई बता सकता है अपनी भाषा में? सर बढ़ना। बढ़ना? साइज एंड वेट का बढ़ना। अच्छा, वेट का बढ़ना। चलो, जी। और गीता सिंह? हाँ या सर ब्रेड ग्रोथ करेगा एनिमल्स का, मतलब अच्छा, living thing का। एनिमल के वेट का ग्रोथ करेगा। चलिए ठीक। और कुछ बता सकता है? और कोई कुछ कह सकता है? और भी कुछ बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो ये सभी लोग, आपको अगर कुछ पता है जो भी, देखिए बोलिए जरूर, चुप मत रहिए। आप जितना बोलेंगे उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक है? तो कोई अपनी भाषा में बता सकता है ग्रोथ क्या होता है? अच्छा, कोई ये बता सकता है कि ग्रोथ कितने प्रकार के हो सकता है? यस सर, दो टाइप का होता है ग्रोथ। जी, कौन कौन सा? ठीक है, तो अगर हम टाइप की बात करें, तो जो टाइप होगा ग्रोथ का, वो दो टाइप का होगा। दो तरीके से ग्रोथ कर सकता है। पहला, सभी लोग म्यूट कर लो। पहला जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरा जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो मैं यहाँ कहां पे था? मैं यहाँ पे था। ग्रोथ जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए बेटा, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको। ये जो जनरल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पहले से ही आप सभी को इन सब के बारे में नॉलेज होगा। 11th-12th में आपने इसको पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपका जो आगे जितने भी चैप्टर आएंगे वो इससे ही रिलेटेड हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें फिजियोलॉजी भी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास लेकर के चल रहे हैं अपन लोग। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है? तो ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, आंतरिक रूप से वृद्धि होना। दैट मीन्स ये कहां होगा? ये डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की अगर अपन लोग बात करें, तो ये जो होता है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। नॉन लिविंग? अरे सर, नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है, कैसे कह सकते हैं आप? कुछ है फैक्ट भाई, जैसे आपका स्नो माउंटेन, स्नो माउंटेन, करता है। ठीक है, उसमें आप देखते हैं हर साल कुछ ना कुछ वृद्धि हो ही जाता है। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है, भाई डेफिनेटली ग्रोथ ही तो कर रहा है। वो अलग बात है कि एक्सटेंसिव ग्रोथ हो रहा है, बाहर से उसके ऊपर कुछ परत चढ़ रही है, लेयर चढ़ रही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है आपका, ये फैक्ट है आपका। इसे हम लिविंग ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। लिविंग ग्रोथ क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, ठीक है। और वो कैसे हो सकती है? वो कुछ एक्टिविटीज के कारण हो सकती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेजर पॉइंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना? एक हम ये कह सकते हैं मेजर पॉइंट है ग्रोथ कराने का किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। वो जो भी चीज खाता है उसको वो मेटाबोलाइज करता है, उससे जो एनर्जी बनता है उसको यूज करता है और प्रोटीन बनाता है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। चलिए, इसके बाद में दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो मेजर पॉइंट है वही मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। तो जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, कोई बता सकता है? इसको हिंदी में कहते हैं जनन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? बताऊं? हाँ बोलिए। कोई भी जीव मतलब कोई भी जीव का ऐसे क्षमता बोल सकते हैं जिसमें मतलब वो अपने अपने जैसे ही मतलब संतान की उत्पत्ति की क्षमता रखता है। वेरी गुड। मतलब इसको अगर बोले तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्या बोलते हैं प्रोजेनी। हाँ, प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन।
जनन हम बताएं। हाँ बताओ बताओ अंकेश जी। जनन जनन ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जीव और जंतुओं के संतान को उत्पन्न करने को जनन। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकेश, सही बताया आपने। और कोई बता सकता है? सर रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के मीटिंग के द्वारा एक न्यू एंड सिमिलर लुकिंग इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होना ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए ठीक। और सभी लोग इसलिए फटाफट बोल लेते हैं ना कि सभी के सामने कुछ ना कुछ खुला हुआ है या उन्होंने अच्छे से होमवर्क करके रखा हुआ है। यही क्लासरूम में अगर होते तो आधी सन्नाटा छा नहीं सर, ये जाती। तो बेसिक चीज है ना, पढ़ा ये तो हुआ है ना, बेसिक चीज है। नहीं, फिर भी तो आधे लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। फिर भी तो आधे लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। जैसे अक्षिता सैनी है, अल्फिया अनिमुद्दीन है, अंकेश गुप्ता ने तो चलो बताया, बहुत अच्छा है। देखिए आप लोगों की मेरा सिर्फ ये काम नहीं है कि मुझे सिर्फ पढ़ाना है, आपको एक बेहतर स्टूडेंट भी बनाना है। आपके अंदर जो हेजिटेशन है उसको रिमूव करना है कि आप बोले। आप अभी यहाँ पर नहीं बोल पा रहे तो कहीं आपको कॉलेज वगैरह में खड़ा कर दिया गया कि चलो आओ थोड़ा सा संबोधन कर दो, बोल दीजिए, तो क्या बोलोगे? जो क्लासरूम में नहीं बोल पा रहा है वो ऊपर क्या बोल सकता है? हम आपको देश का भविष्य बना रहे हैं, यानी हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं पढ़ा लिखा। चलिए अब तो बोलो। चलो हम बताते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। सभी ने बताया, बहुत अच्छा बताया। प्रगति जी ने भी बिल्कुल सही बताया है और श्वेता पाल ने भी सही बताया है। अंकेश जी ने भी बिल्कुल सही कहा है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अंदर ऐसी क्षमता रखें अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करें। बिल्कुल सही है। तो हम यही कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, इस बात को याद रखना, एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो जितने लोगों ने बताया बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको बताऊं कि रिप्रोडक्शन के टाइप अगर मैं पूछूं व्हाट रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है, तो किसका किसका क्या क्या जवाब रहेगा? कौन बताएगा? सर थ्री 2 टाइप्स टाइप्स थ्री होता है सर। टाइप्स 3 टाइप का होता है। कौन कौन? कायिक जनन, हाँ, 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड सर 2 एसेक्सुअल। टाइप का होता लैंगिक है, जनन, एक अलैंगिक जनन। हाँ सर, 2 एसेक्सुअल टाइप का होता रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होता है। सेक्सुअल और उसके बाद बहुत से टाइप है। एक एक बोलिए, एक एक लोग बोलिए, कचर पचर मत करो। सर आप बोलिए कि हाथ खड़ा करें जिसको आप अंकेश आप बताएं। हाँ, मैं जिसका जिसका नाम लेता हूं, आप जिसको बताना है वो अपना हाथ खड़ा करो। नहीं सर, हम नहीं बताएंगे, बता रहे हैं सामने वाले। नहीं, अभी हम आपसे पूछेंगे, आप बताना। प्रगति जी बताओ। कि सर 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है। ठीक, वेरी गुड। श्वेता? हाँ सर, 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के भी बहुत सारे पार्ट होंगे, कई टाइप से होता है ये। अच्छा, फिजन, वर्डिंग, वेजिटेटिव टाइप से। ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? एसेक्सुअल निशा? एक टाइप होता है सर। एसेक्सुअल? 7 टाइप होता है। एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। और कौन बोलेगा? ये सब एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में कई पैसेंजर्स की मतलब कई भागों में उसका वो करता है। सेक्सुअल में कई चलो, वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं अगेन। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कितने टाइप से हो सकता है? 3 प्रकार के होते हैं सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कौन कौन से बताओ अंकेश जी? सर 3 टाइप का होता है कायिक रिप्रोडक्शन। जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। हाँ, कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा मिस्टेक बताता हूं, इसमें हम कंफ्यूज कहां पर होते हैं। हम इसको कायिक जनन जो आपका है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव या प्रोपोगेशन, परिवर्धन होता है। हाँ कायिक परिवर्धन कहते हैं। अब सभी लोग म्यूट करो, मैं बताता हूं। अब मेरी बारी। देखिए रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन तो हमको पता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसी इंडिविजुअल को, अपने जैसी संतान को प्रोड्यूस करे या प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता हो, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है कितने प्रकार से होता है, तो हम कह सकते हैं सर ये 3 टाइप का हो सकता है। 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग एसेक्सुअल बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरा हमारा होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी के साथ साथ एक टाइप का और रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन।
अब मैं आपको यहां पर कंफ्यूजन देखो बताता हूं, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या जो रिप्रोडक्शन होता है, यह अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझिए इस बात को, टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको मैं नीट के लेवल का बता रहा हूं, अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई, क्यों? देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट में अगर हम बात करें तो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो एसेक्सुअल टाइप जो होता है, लाइक फिशन हो गया, बाइनरी फिशन, बडिंग हो गया, है ना, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सारा का सारा एसेक्सुअल में आता है। लेकिन अगर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें, एयर प्रोडक्शन की बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव, देखो बात समझिए, वेजिटेटिव जैसा कि अंकेश ने बताया कि इसको हम लोग कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक जनन। कायिक मतलब यहां पर लिया गया है बॉडी से, कायिक का मींस कहां से लिया गया है? बॉडी से। बॉडी कहने का मतलब है कि कोई भी प्लांट, ऐसा प्लांट जिसके बॉडी से ही उसके जैसा प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाए, लाइक रोज। आप गुलाब को देखेंगे, गुलाब का क्या करते हैं, आप कटिंग लगा लेते हैं अपने, किसी के यहाँ एक व्हाइट रोज अगर निकल रहा है, वहां आप गए, आपने कहा कि ये बहुत अच्छा गुलाब लग रहा है, मुझे भी दे दो, तो वो कहता है ठीक है, आप पूरा तो उखाड़ के लाते नहीं हो, है ना, तो वो आपको उस गुलाब की कटिंग देता है काट के कि ये लिए जाओ, ये लगा देना, हो जाएगा। तो ये टाइप ऑफ मेथड है, और ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड हुआ, देखिए उसी के जैसा ही प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं, वो अलग बात है, आगे मेथड देखेंगे हम लोग क्या उसको बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहने का मतलब हो गया कि किसी ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स के अंदर स्पेशली ये पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, और कुछ एनिमल में भी पाया जाता है, जैसे स्टारफिश, ठीक है। पेंटासिरोस की बात करें तो उसकी कोई भी एक आर्म, या हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका एग्जांपल है जिसको हम लोग हाइड्रा कहते हैं, हाइड्रा का कोई भी बॉडी पार्ट अगर कट जाता है, वो ऑर्गेनिज्म एनिमल में ही तो आता है, कोई भी बॉडी पार्ट अगर कट जाता है तो उस हर एक पार्ट से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन। हालांकि एक्सेप्शन है ये, एनिमल्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके कहीं और नहीं पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, मैंने 2 ही यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, इन ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके और कहीं भी आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को नहीं मिलता, समझ रहे हैं। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, मैंने इसको अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप सभी को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए यहां पर 2 इंडिविजुअल का होना बहुत आवश्यक है। पहला जो इंडिविजुअल होना चाहिए वो है मेल, और दूसरा जो होना चाहिए वो है फीमेल, ठीक है ना। मेल और फीमेल इंडिविजुअल अगर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और इसके लिए क्या होता है, आप सभी को पता है कि इसमें गैमीट बनेगा स्पर्म के फॉर्म में। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर कितने तरीके से हो सकता है, या इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं बताऊंगा। और फीमेल में बनता है एग, दोनों आपस में मिलता है, बनता है जाइगोट, जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो। बहुत सारा स्टेज है यहाँ पर, लेकिन मैं सब छोड़ रहा हूं, मेजर पॉइंट बता रहा हूं। और एम्ब्रियो जो है वो बेबी बनाता है, और बेबी जो है वो एडल्ट हो जाता है, और एडल्ट होकर के वो फिर अपने पिताजी की तरह क्या करने लगता है, रिप्रोडक्शन की, या माताजी की तरह क्या करने लगता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फॉलो करता है। क्लियर? अब बात अगर हम लोग करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि यहां पर विदाउट एनी अदर इंडिविजुअल, किसी दूसरे इंडिविजुअल के बिना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। यानी कि यहां पर रिप्रोडक्शन के लिए 1 इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी एक इंडिविजुअल ही क्या कर लेगा, रिप्रोडक्शन कर देगा। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अमीबा की बात कर लें, है ना, आप युगलिना की बात कर लें, आप साइकॉन की बात कर लें, आप ओबिलिया की बात कर लें, किसी की बात कर लो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ मोड रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। ये मेजर पॉइंट हो गया किसका, मैं एनिमल्स का दे रहा हूं। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कुछ अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम अगर यहां पर प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट में देखिए क्या होता है, जैसे एसेक्सुअल मेथड यहां पर होने के लिए सबसे पहले मेथड जो यहां पर देखा जाता है वो है फिशन। फिशन कहने का मतलब विभाजन, दैट मींस इसके अंदर डिवीजन होगा, कुछ ना कुछ तरीके से विभाजित होगा। दूसरा जो यहां पर मेथड हो सकता है वो है बडिंग, मुकुलन, बडिंग हो सकता है। तीसरा मेथड यहां पर हो सकता है आपका स्पोरुलेशन,
स्पोरुलेशन कहने का मतलब यहाँ पर स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बडिंग कहने का मतलब आउट या इनर, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कुछ बड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और बड जो वहां पर बनेगा वो बड एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने गुलाब में ही देखा होगा, कांटों के पास में लीफ एंड जो उसका स्पाइंस होता है उसके पास में एक बड लाइक स्ट्रक्चर, एक उभारनुमा रचना बन जाती है उसके बॉडी पर। अगर उस बड को आप काट करके या अलग करके, या वो बड जब बड़ी हो जाए तो वहीं से एक नए गुलाब की कली बन जाती है, आप उसको काट करके कहीं और लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। स्पोरुलेशन, आपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जिसके फ्लावर में स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, या जो स्पोर्स बनते हैं अपने आप ही, जो स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, दैट मींस वहां पर जो फ्लावर है वो अपने आप ही फर्टिलाइजेशन कर लेता है अपने फ्लावर से। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म चल ही रहा है हमारा, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन मेथड बताऊंगा वो मैं बहुत आपको इजीली तरीके से समझा दूंगा कि क्या होता है प्रोसेस वहां पर। और इंटर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम सामने बैठे हुए। स्पोरुलेशन के बाद में यहाँ पर एक मेथड और आपका होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ये जो टाइप है ये आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है बेटा, टाइप है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हुआ? चलो, अब अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, देखो इसको समझ लो, ये चीजें जो हमको देखने को मिल रही है, यहां पर क्या हो रहा है, इंडिविजुअल कुछ ना कुछ एक नया चेंज कर रहा है अपने अंदर। यहां पर क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो अपनी बॉडी पार्ट से ही कुछ ना कुछ करेगा। जैसे यहां पर प्लांट का स्टेम स्पेशली क्या करता है, भाग करता है। प्लांट का स्टेम जो है वो स्पेशली पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो प्लांट का जो स्टेम है वो कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। पहला अंडरग्राउंड हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको पता है अंडरग्राउंड में आपका कौन आता है, आपका पोटैटो आता है। पोटैटो आर द स्टेम, यस सर, पोटैटो स्टेम ही है। ठीक है, उसके बाद में आपका यहां पर आता है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम कहने का मतलब जो भूमि के ऊपर है। ठीक है, एरियल में भी है और भूमि के ऊपर टच में है। और तीसरा आपका आता है स्टेम एरियल स्टेम। एरियल स्टेम कहने का मतलब जो भूमि के ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स ये निगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है। मतलब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ऊपर की तरफ पोर्शन होता है। लाइक आप अगर एक प्लांट देखें इस तरीके से, तो ये भूमि है, ये आप मान लीजिए भूमि है, इस भूमि के अंदर रूट है ना, और इस रूट के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये कुछ सब एरियल बोला जाता है। और इसके ऊपर जो यहां से स्टार्ट है और ये ऊपर की तरफ जो प्लांट गया है, ये जो स्टेम है इसको हम लोग बोलते हैं एरियल स्टेम, दैट इज एरियल स्टेम। इसको हम लोग सब एरियल स्टेम बोलेंगे। और यहां पर आप देखें, यहां पर कुछ लाइक अगर हम बना लेते हैं, पोटैटो बना लेते हैं, यहां पर पोटैटो कहां होता है, भूमि के अंदर होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। तो इनके अंदर कुछ चेंजेस होता है। जैसे हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएगा, लाइक ट्यूबर है, राइजोम है, बल्ब्स हैं। ठीक है, इन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 11th 12th क्लास में, और बीएससी के फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था। उसके बाद में सब एरियल स्टेम की बात करें तो सब एरियल स्टेम में आपका आता है रनर, सकर, है ना। रनर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उनके बारे में याद रखना है। और एरियल स्टेम में आपका आता है बल्बिल्स। तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन तो हमें पता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बट अब यहां पर बात आती है कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप क्या जवाब देंगे, कोई बता सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? हाँ, कौन बोलना चाहता है? थोड़ा हाँ गीता जी बोलिए। थोड़ा सा कंफ्यूज, हाँ मुझे पता है, कोई बात थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसलिए। कोई बात नहीं, आपने बताया ये बहुत अच्छा बात लगा। एसेक्सुअल का आपको बता हाँ गीता जी बोलिए। सर मेल का ओवम और फीमेल का, मेल का ओवम, फीमेल का एग। सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, एक थोड़ा सेकेंड। कंफ्यूजन हो गया था इसलिए दूसरा बोल दी मैं। हाँ हाँ बोलिए सूरज जी। सेक्सुअल होता है जिसमें या तो मेल या फीमेल कोई एक ही नया गैमेट का निर्माण करेगा तो उसे सेक्सुअल बोलते हैं।
गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो आप ये कह सकते हैं यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट टुगेदर आर कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन सभी को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बोला कितने टाइप से होता है बेटा, 3 टाइप से हो सकता है। 3 टाइप से नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पार्ट पाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने भाग में ये कंप्लीट हो सकता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो कौन बताएगा कितने भाग में प्रोड्यूस हो सकता है? 3 पार्ट में हो सकता है। कौन कौन से? हाँ हाँ बोलिए सर। पहले मियोसिस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद से जो प्रोजेनी होता है उसका निर्माण होता है। चलिए ठीक है। और कौन बोलना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूं। देखिए ये 3 पार्ट में या 3 फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। मियोसिस योसिस तो इसका प्रीवियस पोर्शन है, वो गैमेट फॉर्मेशन के समय में होता है। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन ये पहला प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर? सेकेंड जो प्रोसेस यहां पर होगा, सेकेंड जो फेज होगा, गैमेट बनने के बाद में गैमेट का क्या किया जाता है? ट्रांसमिशन किया जाता है। दैट मींस उसको ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करने के बाद में उन गैमेट्स का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो सेकेंड जो पोर्शन यहां पर होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें कुछ चेंजेस होगा, और वो जो चेंजेस है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। दैट मींस फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चेंजेस, दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। समझिए इस बात को। मैंने कहा ये 3 फेज में कंप्लीट हो रहा है। पहला गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा? 2 चीज हो सकता है। गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट का क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा गैमेट का ट्रांसफर होगा। दैट मींस गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम क्या कह सकते हैं? गैमेटोजेनेसिस, है ना? गैमेटोजेनेसिस होगा। फिर गैमेट क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद में इसका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं, कह सकते हैं। तो यहां पर एग और स्पर्म जो फॉर्म हो चुका है उसका क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन होगा। और फ्यूजन की इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूजन के बाद में क्या बनता है? जाइगोट। भाई मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? जाइगोट। अब जो जाइगोट है ये जाइगोट जाएगा किसमें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चेंजेस होगा। अब ये जाइगोट क्या करेगा? एम्ब्रियो बनाएगा। क्या करेगा? एम्ब्रायो बनाएगा। तो एम्ब्रियोजेनी मैं बता रहा था, एम्ब्रियोजेनी क्या होता है? देखिए एम्ब्रियोजेनी कहने का मतलब हो गया बेबी का फॉर्मेशन। क्लियर? अब यहां पर एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वो है एडल्ट। जो एडल्ट है ये 2 तरीके के हो सकते हैं, 2 ही होते हैं। एक मेल एडल्ट होता है और एक फीमेल एडल्ट होती है। सभी को पता है। बेबी भी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अलग होते हैं। एडल्ट कब कहा जाता है? एडल्ट तब कहा जाता है जब इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होने लगे। दैट मींस मेल के अंदर स्पर्म्स बनने शुरू हो जाएं और फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाए। जब स्पर्म और एग बनने लगेंगे तो ये मेल और फीमेल आपस में मीट करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? यहां पर दोनों स्पर्म और एग आपस में मिल करके क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा, ठीक है ना। यहां पर ये जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट जो है वो चेंज होगा किसमें? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो चेंज हो जाएगा बेबी में। बेबी बर्थ करेगा। बर्थ करने के बाद बेबी मैच्योर होगा और मैच्योर होकर के बन जाएगा क्या? एडल्ट। समझ में आ रहा है? ये बेबी क्या बन गया? एडल्ट। और एडल्ट ये बना और ये अगेन फिर क्या करेगा? यही प्रोसेस को फॉलो करेगा कंटिन्यूअस प्रोसेस में। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक साइकिल चल रहा है, और एक साइकिल ये खत्म भी हो जाती है टाइम पर आकर के, ठीक है। अभी जो एडल्ट है ये एडल्ट ये प्रोसेस करेगा डेफिनेटली। ये जो मेल फीमेल है, ये मेल फीमेल का एज होगा, ये ओल्ड होंगे, और ओल्ड होने के बाद में इनका हो जाएगा डेथ, मर जाएंगे। लेकिन डेथ होने से पहले पहले इन्होंने क्या किए? अपने जो कैरेक्टर थे उन कैरेक्टर्स को अपने प्रोजेनी में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है।
हर एक इंडिविजुअल ये रिप्रोडक्शन इसीलिए करता है कि वो अपने जैसे प्रोजेनी को, अपने जैसी संतान को इस पृथ्वी पर अपने वंश को चलाने के लिए, या अपनी जनरेशन को, या हम कह सकते हैं अपने गैमीट्स को या अपने कैरेक्टर को वो छोड़ जाता है। समझ रहे हैं? और उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है धीरे धीरे। तो फिलहाल आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी तरीके से बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और YouTube पे जो भी आप लेक्चर देखते हैं प्लीज उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, मित्रों में अधिक से अधिक। अब जो भी बच्चे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारी क्लास ऑफ हो चुकी है और इसका PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं सेव कर दूं।